हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आवेशों के गुण और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु के बीच स्थिर वैद्युत बल लगता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसा तुम लोग को पहले पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, और जिसका नामकरण फ्रैंकलिन ने किया था। इन सब चीजों की बात, बेसिक चीजों की बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में करके आए हुए हैं। ठीक है, तो आवेशों का गुण देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो एक प्लस चार्ज, दो प्लस चार्ज है या दो माइनस चार्ज है, दोनों या तो प्लस हैं या तो दोनों माइनस चार्ज हैं, तो इनको बोलते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश है। इसी प्रकार अगर दोनों माइनस है तब भी इसका नाम सजातीय आवेश होगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यह देखा गया है कि अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि जब चार्ज समान प्रकृति के होते हैं, आवेश समान प्रकृति के होते हैं, तो उसमें सदैव किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसमें हमेशा कौन सा बल लगेगा? एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक उसी प्रकार अगर मान लो एक प्लस चार्ज है, एक कौन सा चार्ज है? माइनस, तो इनके समूह को या इनके ग्रुप का नाम दिया जाएगा विजातीय आवेश, अनलाइक चार्ज। और इनमें यह गुण देखा गया है कि यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेसिकली ये सब जानते हैं, जितने भी लोग इसके बारे में पढ़ते हैं सबको पता होता है, ये छोटी सी चीज है। ठीक है, लेकिन इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसकी बात करें आवेश की, तीसरी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है। मान लो कोई वस्तु दिया हुआ है, कोई भी पिंड दिया हुआ है, कोई वस्तु दिया हुआ है और इस पर अलग अलग चार्ज दिया जा रहा है। किसी ने -2 कूलाम आवेश दे दिया, तो किसी ने +3 कूलाम आवेश दे दिया, तो किसी ने क्या किया? +10 कूलाम आवेश दे दिया। तो अब बताना है कि इस वस्तु पर कितना आवेश होगा। तो हमें क्या करना है कि इन सभी आवेशों को जोड़ लेना है। ठीक, तो कुल आवेश -2 कूलाम +3 कूलाम +10 कूलाम। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? तो देख लो, ये 10 और 3 13 में से 2 गया, तो +11 कूलाम आवेश है। तो इसका क्या मतलब समझ में आया? इसका यह मतलब समझ में आया कि आवेश जो है ना, उनको आसानी से बीजगणित के तरीके से जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी वस्तु को अलग अलग आवेश आप दे रहे हैं तो उसको आसान तरीके से बीजगणित लगा के जोड़ लो या घटा लो, वही उसका नेट आवेश, कुल आवेश कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। मान लो ये Na+ है और Cl- है। ठीक है, और ये दोनों जुड़कर बनाते हैं NaCl। तो संयोजन के पहले कुल आवेश देखो, संयोजन के पहले कुल आवेश तो Na के पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी धनावेशित हुआ है, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। Cl में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इसका मतलब इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के 28 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? अब देखो, संयोजन के बाद कुल आवेश, अब NaCl, Na के पास 11, Cl के पास 17, तो कुल मिलाकर 28। तो क्या समझ में आया कि भाई संयोजन से पहले भी आवेश इलेक्ट्रॉन उतना ही है और संयोजन के बाद भी इलेक्ट्रॉन उतना ही है। बात समझ में आया? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, ना तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ना तो इसको घटाया जा सकता है, ना तो ये उत्पन्न हो सकता है, ना ही ये नष्ट हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
तो कुल मिला के कितनी प्रॉपर्टी आपने जान लिए? 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, इसके आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। पांचवी प्रॉपर्टी से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की। मान लो एक वस्तु है, तो अगर इसको वस्तु बोला जा रहा है तो इसका मतलब इसको आयतन, क्षेत्रफल या लंबाई में नापा जा सकता है। अब इसका नाम हम रखते हैं अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु का मतलब होता है कि इसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या आपस में बराबर है। जैसे मान लो 5 प्लस चार्ज है और 5 माइनस चार्ज है, तो कुल नेट चार्ज या आवेश प्लस 5 और माइनस 5 0। तो अनावेशित वस्तु का नेट आवेश 0 होता है। इसी प्रकार अगर इस अनावेशित वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया, तो अब बताओ नेट चार्ज कितना होगा? तो 5 प्लस माइनस 4 प्लस 1, तब हम इसको धनावेशित बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ला दिया गया, तो 5 प्लस अब 6 माइनस 1, अब ये क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण किया जा सकता है, धन आवेशों का नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करते हैं? तो इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से इसको समझाया गया है कि धन आवेश को हम स्थानांतरित क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना कि वस्तु अगर हम बोल रहे हैं तो उस पर क्या होगा? उसे आयतन में नाप सकते हैं, क्षेत्रफल में नाप सकते हैं और लंबाई में नाप सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हम बिंदु आवेश बोलेंगे, जब हम बिंदु आवेश बोलेंगे, तो बिंदु आवेश में कंडीशन यह है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब इसे आयतन, लंबाई और क्षेत्रफल में नहीं नाप सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बिंदु पर आप कोई भी एक नेचर का आवेश दे सकते हैं, प्लस ही दे दो, 1000, 2000, अनंत, ठीक है, माइनस दे दो, ये सब होल्ड करेगा, पर ये बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब हम बात करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रॉपर्टी को पढ़कर यह जानने को मिलेगा कि एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तुओं के बीच स्थिर वैद्युत बल लगता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, मान लेते हैं यह बिंदु आवेश है। तो मैंने समझाया था कि बिंदु आवेश पर बहुत से आवेश एक पॉइंट पर होते हैं और एक अनावेशित वस्तु है। अब ध्यान देना, इसके पहले हम समझ चुके हैं कि अनावेशित वस्तुओं में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। लेकिन जब इस बिंदु आवेश के समीप इसको लाते हैं तो होता क्या है कि अगर ये धनावेशित है तो इसके ऋण आवेश को ये अपनी ओर खींचेगा और धन आवेश को प्रतिकर्षित कर देगा। इस प्रकार इस वस्तु में धन आवेश और ऋण आवेशों के बीच में कुछ दूरी स्थापित हो जाती है। यह घटना ध्रुवण कहलाता है। अब ध्रुवण के बारे में भी आगे चलकर बहुत विस्तार पूर्वक इसको पढ़ना है। तो तब यहां पे ये समझ में आया कि जैसे पॉइंट चार्ज के समीप एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं तो अनावेशित वस्तु में उपस्थित ऋण आवेश और धन आवेश एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इस प्लस और इस माइनस के बीच में एक बल काम करने लगता है और इस प्लस और इस प्लस के बीच में भी एक बल काम करने लगता है। इनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण होगा, जबकि इसके और इसके बीच में लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। अब देखो, इस प्लस से इस माइनस की दूरी कम है, जबकि इस प्लस से इस प्लस की दूरी अधिक है, अर्थात इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल इस प्रतिकर्षण बल से प्रबल होगा। अतः नेट बल हमेशा
आकर्षण का ही निकलेगा। इसका यह मतलब हुआ कि एक अनावेशित वस्तु है और एक बिंदु आवेश है, तो उनको समीप पे रखने पर भी स्थिर वैद्युत बल आकर्षण लगता है। ये बात समझ में आ गया। अगला देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? तो अगर मान लो एक आवेशित वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं एक आवेशित वस्तु है और ये धनावेशित वस्तु है, तो बताओ कि इस वस्तु को किस प्रकार से धनावेशित किया गया होगा? क्या धन आवेश देकर किया गया होगा? आंसर है नहीं, धन आवेश हम नहीं दे सकते हैं, स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। क्या करके किया होगा धनावेशित इसको? तो इसका आंसर है सर इसमें से इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है तब ये धनावेशित हो गया है। बात समझ में आ गई। अब ये धनावेशित वस्तु है, याद रखें ये वस्तु है, ठीक है। अब यहां अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। तो अनावेशित वस्तु आपको पता है कि अनावेशित वस्तु में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। जब इनको समीप रखेंगे तो चलिए बताइए अनावेशित वस्तु में क्या होगा? तो अनावेशित वस्तु में कौन सी घटना होगी? ध्रुवण की घटना होगी। अगर ये प्लस है तो इसके माइनस को इधर खींच लेगा और इसके प्लस को दूर हटा देगा, ठीक है। तो देखो 6 माइनस बनाए और 6 प्लस बनाए हैं। अब इनके बीच में भी आकर्षण बल लगा और इस प्लस में प्रतिकर्षण। क्योंकि दूरी अधिक है तो प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा और दूरी यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में कम है तो आकर्षण बल का मान अधिक होगा। तो नेट क्या निकला? तो नेट निकला आकर्षण। इसका यह मतलब है कि अगर एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है तब भी उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। अब इसके बाद एक और हम प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 7। मान लीजिए एक आवेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु है और ये हो गया आपका पॉइंट है, इस पे कोई चार्ज नहीं, कोई कण है, पार्टिकल बहुत छोटा सा है, कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें डायमेंशन नहीं हो सकते, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इनके बीच में कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि इस पॉइंट में ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है। बात समझ में आ गया। तो अब बच्चों ये याद रखना कि ऐसा नहीं होता है कि केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच में ही बल लगे। समझ में आया। अगर एक आवेशित है, एक आवेशित वस्तु नहीं है, तब भी उनके बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है, ठीक है। तो जल्दी से इस चीज को नोट करिए, अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के घात -31 किलोग्राम, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो वह कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण कर देगा? 9.1 गुणे 10 के घात -31 kg का। सीधे सीधे समझो कि बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं है। अगर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है तो यह जरूरी है कि साथ साथ में किसका स्थानांतरण हो रहा हो? द्रव्यमान का। परंतु द्रव्यमान का स्थानांतरण के लिए आवेश का होना जरूरी नहीं है, यानी बिना आवेश के भी द्रव्यमान स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन अगर आवेश से स्थानांतरित हो रहा है तो साथ साथ में किसका स्थानांतरण होगा? द्रव्यमान का। एकदम याद कर लेना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी है। प्रारंभ में इनका द्रव्यमान आपस में बराबर था। प्रारंभ में इनका द्रव्यमान आपस में क्या था? बराबर था। इसको हम लिख सकते हैं आवेशन से पहले, इसको हम लिख सकते हैं आवेशन से पहले, ठीक है। और ये हो गया आवेशन के बाद। आवेशन का मतलब है चार्ज कर देना, किसी बॉडी को क्या कर देना? चार्ज कर देना। तो मान लो वस्तु ए से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वो चला गया वस्तु बी में। तो आपको पता है जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनावेशित होगा और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ऋणावेशित होगा।
इसके मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में गया है तो इससे इसमें द्रव्यमान भी गया होगा, तो इसका मतलब वस्तु ए का द्रव्यमान कम हो जाएगा, वस्तु बी का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। अगर हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से भी अगर आप तौल के देखेंगे तो उसमें अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम एकदम प्रैक्टिकली बात करेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे, तब आपको जाके यहाँ पे अंतर पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है तो साथ में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। ठीक है, अब द्रव्यमान का मान लो किसी वस्तु में 90 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, किसी वस्तु में 90 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, तो कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ? तो द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ 90 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 90 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो 90 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो m 90 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के घात -31 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? इतने द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ। फिर से याद रखना, अगर आप लोग इसको तौलोगे तराजू पे तो ये अंतर नहीं पता चलने वाला है। ठीक है, लेकिन हर एक चीज की अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पहले बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो पहले से शुरू से हम बात करें कि सबसे पहले प्रॉपर्टी देखा गया कि अगर सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश हैं तो आकर्षण। फिर हम लोग पढ़े थे इसके बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत। फिर हमने देखा कि किस तरह से एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तुओं के बीच में बल काम करता है। और फिर हमने देखा कि बिना द्रव्यमान के आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं है। इस प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट आवेशों की प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्वांटिमीकरण। ठीक है, क्वांटाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्वांटिमीकरण। क्वांटिमीकरण, इस क्वांटिमीकरण के बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इन सब चीजों को तैयार करो। ठीक।